यह बहुत दिनों पहले की बात है कि रूस में एक बहुत ही अमीर किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी मर गई, तो उसकी सबसे छोटी बेटी मारुश्का अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। और वह एक अच्छी गृहस्थी संभालने वाली साबित हुई। पर उसकी दोनों बड़ी बहनें बहुत ही आलसी और कामचोर थीं। उनको कोई भी चीज़ बहुत देर तक खुश नहीं रख सकती थी। ना तो कोई ड्रेस, ना फ्रॉक और ना किसी भी प्रकार का कोई उपहार। एक दिन वह किसान बाजार जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि वह उनके लिए वहाँ से क्या लेकर आए। उसकी बड़ी बेटियां तुरंत बोली, पिताजी, आप हम दोनों के लिए खूब बढ़िया सिल्क का शॉल लेकर आना, जिस पर लाल और सुनहरे रंग में फूल बने हों। मारुश्का चुप रही, तो पिता ने उससे पूछा, और बेटी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मारुश्का बोली, पिताजी, मेरे लिए तो बस फेनिस्ट बाज का एक पंख लेते आइएगा। ये सुनकर किसान बाजार गया, और जब वहां से लौटकर आया तो वह अपनी दोनों बड़ी बेटियों के लिए तो 2 शॉल लाया, पर फेनिस्ट बाज का पंख उसको सारे बाजार में ढूंढने पर नहीं मिला। कुछ महीने बाद वह फिर बाजार गया, तो उसने फिर अपनी बेटियों से पूछा कि वह उनके लिए बाजार से क्या लाए। उसकी दोनों बेटियों ने कहा कि वह उनके लिए चांदी के जूते लेकर आए। पर मारुश्का ने धीरे से कहा, पिताजी, मेरे लिए तो वही फेनिस्ट बाज का एक पंख लेते आइएगा। उस दिन भी वह किसान सारे दिन बाजार में फेनिस्ट बाज का पंख ढूंढता रहा। वह अपनी बड़ी बेटियों के लिए चांदी के जूते तो खरीद लाया, पर फेनिस्ट बाज का पंख उसे उस दिन भी कहीं नहीं मिला। और एक बार फिर वह मारुश्का की मंगाई हुई चीज नहीं ला सका। एक बार फिर उसकी बेटी ने उसको तसल्ली दी, पिताजी, आप बहुत चिंता ना करें, आपको वह फिर मिल जाएगा। कुछ महीने बाद वह किसान एक बार फिर बाजार जाने लगा, तो उसने अपनी बेटियों से एक बार फिर पूछा कि वह उनके लिए क्या लेकर आए। तो उसकी दोनों बड़ी बेटियों ने उससे कहा कि वह उनके लिए नारंगी रंग के गाउन लेकर आए। पर जब मारुश्का से पूछा गया, तो उसने वही कहा, पिताजी, मेरे लिए तो वही फेनिस्ट बाज का एक पंख लेते आइएगा। पिता बाजार चला गया। उसने अपनी बड़ी बेटियों के लिए नारंगी गाउन तो खरीद लिए, पर फेनिस्ट बाज का पंख उसको उस दिन भी हर दुकान पर पूछने पर कहीं नहीं मिला। वह बेचारा बड़ा नाउम्मीद होकर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसको एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह बूढ़ा किसान से बोला, तुम किधर जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं बड़ा दुखी होकर घर वापस जा रहा हूँ। मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझसे फेनिस्ट बाज का एक पंख लाने के लिए कहा था, पर मुझे लाख ढूंढने पर भी वह कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से बिच के पेड़ की खाल का एक बॉक्स निकाला और उस किसान से बोला, जो तुम्हें चाहिए वह मेरे पास है। मुझे मालूम है तुम्हारी बेटी इस पंख के लायक है, सो यह पंख उसी का है। ये कहकर उस बूढ़े आदमी ने वह पंख बक्से के साथ उस किसान को दे दिया। वह किसान बहुत खुश हुआ। हालांकि किसान को वह पंख किसी दूसरे मामूली पंख जैसा ही लगा, पर उसने उस पंख को लेकर उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर
उसने अपनी तीनों बेटियों की चीज़ें उनको दे दी। उनकी दोनों बड़ी बेटियों ने अपने अपने गाउन पहनकर देखे और अपनी सबसे छोटी बहन की हंसी उड़ाई। इस पंख को तो तुम अपने बालों में लगा लेना और फिर देखना तुम कितनी सुंदर लगती हो। मारुष्का बस जरा सी मुस्कुरा दी और बोली कुछ नहीं। उस रात को जब घर में सब लोग सो गए तो मारुष्का ने बक्से में से अपना वह पंख निकाला और नीचे फर्श की तरफ उड़ा दिया। फिर वह थोड़ी फुसफुसाई, मेरे पास आओ ओ फेनिस्ट, मेरे चमकीले आँखों वाले बाज। और वह पंख तुरंत ही एक चमकीली आँखों वाले नौजवान में बदल गया। वह नौजवान इतना सुंदर था जितना कि सुबह का आसमान होता है। दोनों आपस में तब तक बात करते रहे जब तक सुबह नहीं हो गई। सुबह होते ही नौजवान फर्श से टकराया और फिर से बाज बन गया। मारुष्का ने अपनी खिड़की खोल दी और वह बाज उसमें से होकर आसमान में उड़ गया। इस तरह उसने उस नौजवान को 3 रात बुलाया, लेकिन चौथी रात को उसकी दोनों बड़ी बहनों ने किसी को अपनी बहन के कमरे में बातें करते सुन लिया और सुबह को एक बाज को उसकी खिड़की से बाहर उड़ते देख लिया। उस दिन दोनों खुराफाती बहनों ने अपनी बहन के कमरे में की खिड़की पर एक बहुत ही तेज चाकू लगा दिया। जब रात हुई तो वह बाज आया तो उस तेज चाकू से टकरा गया। उसके दोनों पंख उसकी धार से कट गए थे। मारुष्का तो सो रही थी। वह सोती रही, उसको कुछ पता ही नहीं चला। बाज एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ प्रिय। अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करती हो तो तुम मुझे फिर पालोगी, पर मुझे पाना इतना आसान नहीं होगा। तुमको धरती के दूसरे छोर तक जाना पड़ेगा। तुमको 3 लोहे के जूते और 3 लोहे के डंडे तोड़ने होंगे और 3 पत्थर की डबल रोटी खानी होगी। रात के अंधेरे में किसी तरह से मारुष्का ने उसके ये शब्द सुन लिए। फिर वह तुरंत बिस्तर से उठी और अपनी खिड़की की तरफ भागी, पर उसको देर हो चुकी थी। वह बाज तो जा चुका था। उसकी खिड़की पर तो बस उसके कुछ खून की बूंदें पड़ी थीं। मारुष्का बहुत देर तक रोती रही। वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से वे खून की बूंदें बह गईं। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यार को ढूंढ सकूं। मैं अपना प्यार ढूंढने जा रही हूँ। किसान बेचारा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी बेटी इतनी मुश्किल यात्रा पर जा रही है। पता नहीं वह फिर कब अपनी बेटी को देख पाएगा, पर उसको मालूम था कि उसको मारुष्का को जाने देना ही चाहिए। तो उसने उसे आशीर्वाद देकर 3 लोहे के जूते बनवाए, 3 लोहे के डंडे बनवाए और 3 पत्थर की डबल रोटियां बनवाईं। उन सबको लेकर वह धरती के उस छोर की तरफ अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। वह खुले हुए मैदानों में चली। वह अंधेरे जंगलों में से होकर गुजरी। वह ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ी। चिड़ियों ने उसको अपने गीतों से खुश रखा। नदियों ने उसके पैर धोए और अंधेरे जंगलों ने उसका स्वागत किया। किसी जंगली जानवर ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उन सबको मालूम था कि वह एक वफादार लड़की है।
वह तब तक चलती रही जब तक उसका एक लोहे का जूता टूटा, एक लोहे का डंडा टूटा और उसने एक पत्थर की डबल रोटी खा ली। उसी समय वह जंगल में एक खुली जगह में निकल आई। वहां उसको एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी। वह गोल गोल घूम रही थी और उसमें कोई खिड़की नहीं थी। मारुष्का बोली, ओ छोटी झोंपड़ी, ओ छोटी झोंपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो। यह सुनकर मुर्गी के पैरों पर खड़ी हुई वह झोंपड़ी घूमती घूमती रुक गई और मारुष्का उसके खुले दरवाजे के अंदर बेधड़क चली गई। उस झोंपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर बाबा यागा लेटी हुई थी। वह एक पतली सी स्त्री थी जिसकी लंबी टेढ़ी नाक थी और एक दांत था जो उसकी ठोड़ी के नीचे लटका हुआ था। मारुष्का उससे डरी नहीं। उसने जादूगरनी को अपने बारे में बताया कि वह क्या करने वाली है और किस लिए निकली है और उससे अपनी सहायता करने की प्रार्थना की। बाबा यागा बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुमको तो अभी बहुत दूर जाना है क्योंकि फेनिस्ट तो बहुत दूर रहता है। उस देश की रानी एक बहुत ही बुरी जादूगरनी है जिसने तुम्हारे फेनिस्ट को एक जादू का रस पिला दिया है। उस रस के जादू के असर से उसने अपने आपसे शादी करने के लिए भी राजी कर लिया है, पर मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। यह लो चांदी की तश्तरी और सोने का अंडा और इनको लेकर उसके महल चली जाओ। हो सकता है कि रानी इनको खरीदना चाहे, पर तुम इनको उसको तब तक मत बेचना जब तक कि वह तुमको फेनिस्ट बाज से ना मिलने दे। उसके बाद बाबा यागा ने उसको सुनहरे धागे का एक गोला दिया और कहा कि वह उस धागे को जंगल में लुढ़काती चली जाए तो वह उसको उसकी दूसरी बहन के पास पहुंचा देगा। वह वहां से उसको आगे बताएगी कि उसको करना क्या है। बाबा यागा को धन्यवाद देकर मारुष्का अपने रास्ते पर चल दी। पेड़ों ने उसका रास्ता रोक लिया। जंगल बहुत अंधेरा हो गया था और उस अंधेरे में उल्लू भी बोलने लगा। फिर भी वह चलती गई जब तक कि उसका दूसरा लोहे का जूता टूट नहीं गया, दूसरा लोहे का डंडा टूट नहीं गया और उसकी पत्थर की दूसरी डबल रोटी भी खत्म नहीं हो गई। उसी समय वह जंगल में एक खुली जगह पर आ गई। वहां पर भी उसको एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी भी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और वह भी गोल गोल घूम रही थी। वहां जाकर मारुष्का फिर बोली, ओ छोटी झोंपड़ी, ओ छोटी झोंपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो। यह सुनकर मुर्गी के पैरों पर खड़ी वह घूमती हुई झोंपड़ी भी रुक गई और उसमें खिड़कियां और एक दरवाजा खुल गया। मारुष्का उस खुले दरवाजे के अंदर चली गई। उस झोंपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर एक दूसरी बाबा यागा लेटी हुई थी। यह बाबा यागा अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत और पतली दुबली थी। मारुष्का ने उसको अपनी कहानी सुनाई और उसको अपने बहन के दिए हुए चांदी की तश्तरी और अंडा दिखाया। वह बोली, बहुत अच्छा मेरी बिटिया, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। यह सोने की सुई और चांदी का फ्रेम ले जाओ। हो सकता है कि वह रानी इनको खरीदना चाहे, पर तुम इनको उसको तब तक मत बेचना जब तक कि वह तुमको तुम्हारे फेनिस्ट से मिलने ना दे।
मगर इससे पहले तुमको मेरी बड़ी बहन के पास जाना पड़ेगा। इसके आगे वही तुमको बताएगी कि तुमको क्या करना है। मारुष्का ने दूसरी बाबा यागा को धन्यवाद किया और आगे बढ़ गई। उसने वह सोने के धागे वाला गोला फिर से आगे लुढ़काया और उसके पीछे पीछे पेड़ों के बीच में से होकर चली। इस बार पेड़ों की शाखाओं ने उसके कपड़ों की आस्तीनें फाड़ दी, उसके चेहरे पर खरोंचें डाल दी। चिड़ियों ने भी कोई गीत नहीं गाया और जंगली जानवर भी उसकी तरफ रास्ते भर देखते रहे, पर वह पीछे देखे बिना आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उसके तीसरे लोहे के जूते भी फट गया, तीसरा लोहे का डंडा भी टूट गया और तीसरी पत्थर की डबल रोटी भी खत्म हो गई। उसी समय वह तीसरी खुली जगह में आ निकली। वहाँ भी उसको पहले जैसी एक झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी भी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और घूम रही थी। वहाँ जाकर मारुष्का बोली, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो। मुर्गी के पैरों पर खड़ी हुई घूमती हुई वह झोपड़ी ये सुनकर तुरंत ही रुक गई और मारुष्का उसके खुले दरवाजे के अंदर चली गई। उस झोंपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर तीसरी बाबा यागा लेटी हुई थी। यह बाबा यागा अपनी दोनों बहनों से बहुत अधिक बदसूरत और पतली दुबली थी। मारुष्का ने उसको भी अपनी कहानी सुनाई। वह बाबा यागा बोली, फेनिस्ट बाज को पाना आसान नहीं है प्यारी बेटी, तुमको धरती के आखिर तक जाना पड़ेगा, पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। तुम यह चांदी की अटेरन लो और यह सोने की तकली लो और इनको लेकर महल चली जाओ। हो सकता है कि रानी तुमसे इनको खरीदना चाहे, पर तुम इनको उसको तब तक मत बेचना जब तक कि वह तुमको तुम्हारे फेनिस्ट बाज से ना मिलने दे। मारुष्का ने उसको भी धन्यवाद दिया और अपना सोने के धागे वाला गोला जमीन पर लुढ़का दिया। वह धागा उसको एक बड़े डरावने जंगल में से लेकर गया। वह अभी बहुत दूर नहीं गई थी कि उसने किसी के चिंघाड़ने की और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। बहुत सारे उल्लू वहाँ से उड़े और उसके चारों तरफ घूमने लगे। बहुत सारे चूहे उसके पैरों में इधर उधर घूमने लगे। खरगोश रास्ते पर कूदने लगे। वह डर कर रुक गई। तभी एक बड़ा सा भूरा भेड़िया वहाँ आया और मारुष्का से बोला, डरो मत मारुष्का, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको महल तक ले चलता हूँ। मारुष्का उसकी पीठ पर बैठ गई और भेड़िया उसको सोने के धागे के गोले के पीछे पीछे हवा की तेजी से उड़ाकर ले गया। घास के हरे हरे मैदान पलक झपकते ही निकल गए। पहाड़ से जो आसमान तक ऊंचे ऊंचे दिखाई देते थे वे भी आसानी से पार हो गए। आखिर वे एक क्रिस्टल के महल के पास पहुँचे। उसका सोने का गुंबद सूरज की रोशनी में चमक रहा था। रानी उस महल की सफ़ेद मीनार से नीचे झांक रही थी। मारुष्का ने भेड़िए को धन्यवाद दिया, अपनी गठरी उठाई और मीनार के नीचे की तरफ चली। वहां पहुंचकर वह बहुत ही विनम्रता से बोली, योर मैजेस्टी, क्या आपको किसी ऐसी नौकरानी की ज़रूरत है जो सूत काते, बुनाई करे, कढ़ाई करे? रानी बोली, ओ लड़की, अगर तुम यह तीनों काम कर सकती हो तो अंदर आ जाओ और काम करना शुरू कर दो। इसी तरह मारुष्का उस महल में नौकरानी का काम करने लगी। एक दिन मारुष्का ने सारा दिन बिना रुके काम किया और जब शाम आई तो उसने अपना सोने का अंडा और चांदी की तश्तरी ली और रानी को दिखाई। तुरंत ही वह अंडा उस तश्तरी में घूमने लगा
और घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक उस तश्तरी में रूस के सारे बड़े बड़े शहर दिखाई देने लगे। यह देखकर तो रानी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। वह बोली, चांदी की यह तश्तरी और सोने का यह अंडा तुम मुझे बेच दो। मारिश्का बोली, योर मैजेस्टी, ये बेचने के लिए नहीं है, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे चमकीली आंखों वाले फेनिस्ट बाज से मिलने दें। रानी राजी हो गई। बोली, ठीक है, आज रात को जब वह सो जाएगा तब तुम उसके कमरे में जा सकती हो। जब रात हो गई तो मारुश्का फेनिस्ट बाज के कमरे की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि फेनिस्ट बाज तो गहरी नींद सो रहा है। उसने बाज को जगाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसको जगा नहीं सकी क्योंकि रानी ने उसकी कमीज़ में जादू की एक पिन लगा दी थी। उसने उसको जगाने की बहुत कोशिश की, उसको पुकारा, पर वह तो सोता ही रहा, किसी भी तरह नहीं जागा। सुबह जब खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आईं तब भी वह अपनी प्रिय फेनिस्ट को जगा नहीं सकी, तो उसको वहाँ से वापस आना पड़ा। अगले दिन फिर उसने लग कर काम किया और शाम को उसने अपना चांदी का फ्रेम और सोने की सुई निकाली। सुई ने अपना काम अपने आप करना शुरू कर दिया तो मारुश्का बोली, तो एक ऐसा कपड़ा काढ़ जिससे वह अपनी आँखों की भौहों को रोज सुबह साफ कर सके। इस बार मारुश्का ने रानी को सुई और फ्रेम दिखाया तो रानी उसको तुरंत ही खरीदने के लिए कहने लगी। मारुश्का ने फिर वही जवाब दिया, योर मैजेस्टी, ये बेचने के लिए तो नहीं है, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे फेनिस्ट को एक बार फिर से देखने दें। रानी राजी हो गई। बोली, ठीक है, तुम उसको आज की रात फिर देख सकती हो। जब रात हुई तो मारुश्का एक बार फिर से फेनिस्ट के सोने के कमरे में चली गई, पर वह तभी भी बहुत गहरी नींद सो रहा था। बहुत उठाने पर भी वह नहीं उठा। मारुश्का बोली, ओह मेरे प्यारे फेनिस्ट, मेरे बहादुर चमकीली आंखों वाले बाज, जागो और मुझसे बात करो। पर वह तो गहरी नींद ही सोता रहा क्योंकि चालाक रानी ने उसके बालों में कंघी करते समय एक जादू की पिन लगा दी थी, जिसकी वजह से मारुश्का उसको लाख कोशिश करने पर भी नहीं जगा सकी। सुबह होने पर उसको अपनी कोशिश छोड़ देनी पड़ी और उसको वहाँ से आना पड़ा। उस दिन भी उसने सारा दिन खूब लगकर काम किया और जब शाम हुई तो उसने अपनी चांदी की अटेरन और सोने की तकली निकाली और रानी को दिखाई। पहले की ही तरह रानी ने इस बार भी उनको उससे खरीदना चाहा, पर मारुश्का ने फिर से वही जवाब दिया, योर मैजेस्टी, ये चीज़ें बेचने के लिए नहीं हैं, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे फेनिस्ट को एक आखिरी बार फिर से देखने दें। रानी यह सोचते हुए फिर राजी हो गई कि मारुश्का उसको जगाने में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज उसको वह जादू का रस पिलाकर सुला देगी। रानी बोली, ठीक है, तुम उसको आज की रात एक बार और देख सकती हो। रात हुई और मारुश्का एक बार फिर आखिरी बार फेनिस्ट के सोने वाले कमरे में घुसी। फेनिस्ट और दिनों की तरह से आज भी गहरी नींद में सो रहा था। मारुश्का बोली, ओ मेरे प्यारे फेनिस्ट, मेरे बहादुर चमकीली आँखों वाले बाज, जागो और मुझसे बात करो। पर वह नहीं जागा, तो वह नाउम्मीद होकर रो पड़ी। फेनिस्ट सारी रात सोता रहा। मारुश्का ने उसको जगाने की
फिर से बहुत कोशिश की पर वह नहीं उठा। अब सुबह होने वाली थी तो मारुष्का ने आखिरी विदा कहने और बाहर जाने से पहले उसके काले बालों में अपना हाथ फेरा तो उसका एक गर्म आंसू उसके गालों से लुढ़ककर फेनिस्ट के कंधे पर गिर पड़ा। इससे फेनिस्ट की मुलायम खाल जल गई। इस जलन को महसूस करके वह हिला और उसने अपनी आंखें खोल दी। मारुष्का को वहां देखकर वह तुरंत उठ बैठा और बोला, अरे क्या यह तुम हो, मेरा खोया हुआ प्यार। कहते कहते वह रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब यह है कि तुमने 3 लोहे के जूते और 3 लोहे के डंडे तोड़ दिए और 3 पत्थर की डबल रोटियां खा ली। तुम धरती को इस कोने तक यात्रा करके आई हो। अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता मारुष्का। अब फेनिस्ट का जादू टूट चुका था तो वह मारुष्का को शाही दरबार में ले गया। वहां दरबार ने फैसला किया कि रानी को देश निकाला दे दिया जाए और मारुष्का को वहां की रानी बना दिया जाए क्योंकि वह बहुत बहादुर थी, अक्लमंद थी और मजबूत थी। और फिर ऐसा ही हुआ।